हिंदी साहित्य क्लास 59। साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। तो व्यक्ति को जीवन में साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि साहित्य का महत्व। तो व्यक्ति को जीवन में साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए या साहित्य का महत्व। तो इसमें पहला पॉइंट है संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता बढ़ती है यानी दूसरों के दुखों को महसूस करना, इससे आता है। संवेदनशीलता का मतलब क्या है? दूसरों के दुखों को महसूस करना। तो साहित्य का महत्व क्या है? साहित्य पढ़ने से संवेदनशीलता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है नए विचार या नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। नए विचार या नवाचार यानी प्रगतिशील विचार, नए विचार या नवाचार या प्रगतिशील विचार को प्रोत्साहन मिलता है। और तीसरा यानी जैसे कबीरदास, इसमें नाम आता है कबीरदास का कि नए विचार या नवाचार यानी प्रगतिशील विचार को प्रोत्साहन मिलता है, इसमें नाम आता है कबीरदास का। तीसरा पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन हमें साहित्य से मिलता है। स्वस्थ मनोरंजन हमें साहित्य से मिलता है। चौथा पॉइंट है हमारी विरासत का संरक्षण करता है। हमारी विरासत का संरक्षण करता है। साहित्य को पढ़कर हमारी प्राचीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही भाषा का भी संरक्षण करता है। तो चौथा पॉइंट क्या है? हमारी विरासत का संरक्षण करता है। साहित्य को पढ़कर हमारी प्राचीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही भाषा का भी संरक्षण करता है। पांचवा पॉइंट है उद्बोधन। उद्बोधन करता है यानी मोटिवेट करता है। अच्छे काम के लिए लोगों को जगाने का भाव। उद्बोधन करता है यानी अच्छे काम के लिए लोगों को जगाने का भाव। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक युग में साहित्य की स्थिति। वैज्ञानिक युग में साहित्य की स्थिति। तो एक तरफ है विज्ञान, एक तरफ है साहित्य। विज्ञान जो है, इसमें पहला पॉइंट है बहिर्जीवन को बेहतर बनाना। बहिर्जीवन को बेहतर बनाना। साहित्य में है अंतर्जीवन को बेहतर बनाता है। अंतर्जीवन को बेहतर बनाता है यानी जीवन में बैलेंस बनाना, व्यक्ति सहज रहे। जीवन में बैलेंस बनाना, व्यक्ति सहज रहे, तो ये साहित्य बताता है। विज्ञान में फिर दूसरा पॉइंट है विज्ञान एक शक्ति है। और साहित्य में दूसरा पॉइंट है इस शक्ति के साथ चाहिए। विज्ञान एक शक्ति है और साहित्य में है इस शक्ति के साथ चाहिए विवेक और संवेदनशीलता। तो इस शक्ति के साथ विवेक और संवेदनशीलता चाहिए। तो विज्ञान एक शक्ति है, इस शक्ति के साथ विवेक और संवेदनशीलता चाहिए, जो कि साहित्य से आता है। तीसरा पॉइंट है विज्ञान में विज्ञान का संबंध बुद्धि से है और साहित्य में है बुद्धि के साथ भावना होनी भी जरूरी है। तो विज्ञान का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि के साथ भावना होना भी जरूरी है, ये साहित्य में है। प्रच्छन्नताओं का संकट। अब ये खत्म हो गया विज्ञान और साहित्य में। तीन चीजें हमने देखा, बहिर्जीवन को बेहतर बनाना विज्ञान, साहित्य है अंतर्जीवन को बेहतर बनाता है यानी जीवन में बैलेंस बनाना, व्यक्ति सहज रहे। विज्ञान में दूसरा पॉइंट है विज्ञान एक शक्ति है। साहित्य में है इस शक्ति के साथ विवेक और संवेदनशीलता चाहिए। विज्ञान में तीसरा पॉइंट है विज्ञान का संबंध बुद्धि से है। साहित्य में है बुद्धि के साथ भावना होनी भी जरूरी है। फिर अब हम देखते हैं प्रच्छन्नताओं का संकट। प्रच्छन्नताओं का संकट का मतलब है प्रच्छन्नताओं को चीरकर मनुष्य की स्वाभाविक चरित्र साहित्य बाहर लाता है। प्रच्छन्नताओं का संकट का मतलब है प्रच्छन्नताओं को चीरकर मनुष्य की स्वाभाविक चरित्र साहित्य यानी कविता बाहर लाता है। अब हम देखते हैं संचार के युग में साहित्य। संचार के युग में साहित्य, तो इसमें नए लेखक को देखते हैं। तो नए लेखक में नाम आता है सायक आलोक का। नए लेखक में नाम है सायक आलोक, बाबूसाह कोहली, अमित सोनकर, ये सब पद के हैं, ये तीनों पद के हैं। नए लेखक में संचार के युग में साहित्य में नए लेखक जो हैं उसमें सायक आलोक, बाबूसाह कोहली, अमित सोनकर, ये तीन जो हैं ये पद के हैं। और सुशोभित सक्तावत, सुशोभित सक्तावत ये जो हैं ये गद्य के हैं। तो नए लेखन में सायक आलोक,
बाबूशाह कोहली, अमित सोनकर, सुशोभित सक्तावत। सुशोभित सक्तावत गद्य के हैं, बाकी तीनों पद्य के हैं। और ये सब फेसबुक से प्रसिद्ध हुए हैं। ये सब फेसबुक से प्रसिद्ध हुए हैं। एक लोगों का और नाम आता है प्रभात रंजन, जो कि जानकीपुल.com के ऑनर हैं, यानी संस्थापक हैं। तो प्रभात रंजन का भी नए लेखकों में नाम आता है, जो कि जानकीपुल.com के संस्थापक हैं। अब अगर बात करें तो कवियों की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, यानी कवियों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर क्वालिटी के स्तर पर अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है। एक शब्द आता है यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब होता है इनपुट, यानी इनपुट जो है उसी को यूनिकोड बोला जाता है। तो इनपुट हम लिख के भी कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, बोल के भी इनपुट दे सकते हैं। हिंदी लिखना, ये भी हिंदी में लिख करके भी इनपुट दे सकते हैं। और लिखें, जैसे LIKHE लिखें, तो ये भी इस तरीके से भी इनपुट दिया जा सकता है। तो इन्हीं इनपुटों को यूनिकोड बोला जाता है। तो एक शब्द आता है ASCII, इसे बाद में देखेंगे। यूनिकोड, यूनिकोड क्या है? हिंदी और हिंदी भाषा का इंटरनेट पर स्कोप बढ़ा। यूनिकोड के माध्यम से हिंदी और हिंदी भाषा का इंटरनेट पर स्कोप बढ़ा। ठीक, अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन। साहित्य इतिहास लेखन, तो साहित्य लेखन का मतलब है साहित्यकार। साहित्य लेखन जो करता है उसे साहित्यकार कहते हैं। इतिहास लेखन जो करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। और साहित्य इतिहास लेखन जो करता है उसे साहित्य इतिहासकार कहा जाता है। अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन से संभावित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास लेखन में कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा किस हद तक उन समस्याओं का समाधान कर सकी है? 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, 1 स्टार। तीसरा पॉइंट है भक्तमाल, 1 स्टार। चौथा पॉइंट है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में गारसा द त्रासी का योगदान, 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन में जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान, 2 स्टार। छठा प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में विदेशी लेखकों का योगदान, 2 स्टार। सातवां प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मिश्र बंधु का योगदान, 2 स्टार। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल की भूमिका का मूल्यांकन करें तथा उनकी पद्धति, गुण, दोष की समीक्षा करें, 4 स्टार। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका का मूल्यांकन करें, 4 स्टार। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मूल्यांकन करें, 2 स्टार। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मूल्यांकन, 2 स्टार। 12वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास में काल विभाजन की समस्या क्या है? इसका समाधान कहाँ तक हो सका है, 3 स्टार। 13वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या क्या है? उसका समाधान कहाँ तक हो सका है, 2 स्टार। 14वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इतिहास बोध की समस्या क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में इसका कहाँ तक समाधान कर सकी है, 2 स्टार। 15वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है और क्यों, 3 स्टार। 16वां प्रश्न है, क्या समय आ गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुनः लिखा जाए? तर्क सहित उत्तर दें, 2 स्टार। 17वां प्रश्न है,
यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते तो किन विशेषताओं को शामिल करते और किन गलतियों से बचते? 3 स्टार। और 18वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभ का निर्धारण। 2 स्टार। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की समस्याएं। साहित्य इतिहास लेखन की समस्याओं में पहला है प्रामाणिक व पर्याप्त तथ्यों की उपलब्धता की समस्या। प्रामाणिक व पर्याप्त तथ्यों की उपलब्धता की समस्या। दूसरा है काल विभाजन की समस्या। तीसरा है नामकरण की समस्या, यानी नाम तार्किक होना चाहिए। और चौथा है इतिहास पद्धति तथा इतिहास बोध की समस्या। तो 4 समस्या हैं इतिहास लेखन में। पहला है प्रामाणिक व पर्याप्त तथ्यों की उपलब्धता की समस्या। प्रामाणिक व पर्याप्त तथ्यों की उपलब्धता की समस्या। दूसरा है काल विभाजन की समस्या। तीसरा है नामकरण की समस्या, यानी नाम तार्किक होना चाहिए। और चौथा है इतिहास पद्धति तथा इतिहास बोध की समस्या। अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का इतिहास। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का इतिहास, तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है शुक्ल पूर्व युग, दूसरा है शुक्ल युग और तीसरा है शुक्लोत्तर युग। पहला है शुक्ल पूर्व युग, दूसरा है शुक्ल युग, तीसरा है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व युग को 2 भागों में बांटते हैं। एक है अनौपचारिक परंपरा और दूसरा है औपचारिक परंपरा। तो अनौपचारिक परंपरा में नाम आता है भक्तमाल का, कालिदास हजारा का, 84 बैसड़वन की वार्ता, 252 बैसड़वन की वार्ता, आदि ग्रंथ, कविमाला, ये अनौपचारिक परंपरा में आते हैं। भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 बैसड़वन की वार्ता, 252 बैसड़वन की वार्ता, आदि ग्रंथ, कविमाला। भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 बैसड़वन की वार्ता, 252 बैसड़वन की वार्ता, आदि ग्रंथ, कविमाला, ये जो हैं शुक्ल पूर्व युग के अनौपचारिक परंपरा में आते हैं। औपचारिक परंपरा में अब देखें तो औपचारिक परंपरा में गारसादा तासी, जिनकी पुस्तक का नाम प्रिंटेड नोट्स में है, वहाँ से देख लेंगे। मौलवी करीमुद्दीन, जिनकी भी पुस्तक का नाम प्रिंटेड नोट्स में है, देखेंगे। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी पुस्तक का नाम भी प्रिंटेड नोट्स में से देखेंगे। और मिस्र और बंधु, जिन्हें मिस्र बंधु भी बोला जाता है, यानी मिस्र और ब्रदर्स, जिन्हें मिस्र बंधु विनोद भी कहा जाता है। तो औपचारिक परंपरा में 5 नाम है। पहला है गारसादा तासी, दूसरा है मौलवी करीमुद्दीन, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन और 5वां है मिस्र बंधु विनोद। गारसादा तासी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु विनोद। और अनौपचारिक परंपरा में नाम है भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 बैसड़वन की वार्ता, 252 बैसड़वन की वार्ता, आदि ग्रंथ, कविमाला। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य क्लास 59 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 60 शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन। इसमें सबसे पहले अनौपचारिक हमने कल देख लिया था उनका नाम, आज हम उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे। तो अनौपचारिक में पहला है भक्तमाल। तो भक्तमाल जो हैं ये नाभादास के शिष्य हैं या गुरु कुछ हैं। भक्तमाल में पहला पॉइंट है भक्त कवियों की जीवनी और उनकी कविताओं को भक्तिमाल कहते हैं। भक्त कवियों की जीवनी और उनकी कविताएं। भक्त कवि कौन कौन से हैं? तो भक्त कवियों में है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। फिर अगला पॉइंट है इतिहास बोध से शून्य रचना। भक्तमाल जो है वो इतिहास बोध से शून्य रचना है। अगला पॉइंट है भक्तों के जीवन में अलौकिक घटनाएं ताकि भक्त महान दिखें। भक्तों के जीवन में अलौकिक घटनाएं ताकि भक्त महान दिखें। अगला पॉइंट है कुल 200 भक्तों का जिक्र है। तो भक्तमाल
नाभादास की रचना है, जिसमें भक्त कवियों की जीवनी और उनकी कविताओं के बारे में है। भक्त कवियों में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास जी हैं। भक्तमाल इतिहास बोध से शून्य रचना है। भक्तमाल में भक्तों के जीवन में अलौकिक घटनाएं ताकि भक्त महान दिखें। उसके बाद भक्तमाल में कुल 200 भक्त का जिक्र है। दूसरे नंबर पे आता है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा के लेखक हैं कालिदास कवि। फिर तीसरा, उसमें जो तीसरा चौथा पॉइंट था, यानी तीसरा था 84 बैसड़ोवन की वार्ता और 252 बैसड़ोवन की वार्ता। तो 84 बैसड़ोवन की वार्ता और 252 बैसड़ोवन की वार्ता के जो लेखक हैं यानी इसके, वो गोकुलनाथ जी हैं। सबसे पहले वल्लभाचार्य जी का नाम आता है। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जी ने 17वीं शताब्दी में 84 बैसड़ोवन की वार्ता और 252 बैसड़ोवन की वार्ता लिखी। ब्रज भाषा में तथा गद्य में लिखा गया। ये जो है ये ब्रज भाषा तथा गद्य में लिखा गया है। 84 बैसड़ोवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 बैसड़ोवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की बात है। ठीक। और अनौपचारिक परंपरा में ही चौथा ग्रंथ आता था आदि ग्रंथ। उसके बाद एक और था कवि माला। तो अब हम चलिए देखते हैं औपचारिक परंपरा। तो औपचारिक परंपरा में पहला नाम था गारसादत्त तासी। तो औपचारिक परंपरा की शुरुआत 1839 में गारसादत्त तासी द्वारा शुरुआत की गई। गारसादत्त तासी जो हैं ये फ्रेंच हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई-हिंदुस्तानी। 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 ये गारसादत्त तासी के पुस्तक का नाम है और इनका इतिहास वर्ण कर्मानुसार लिखा गया। इन्होंने इतिहास को वर्ण कर्मानुसार लिखा। ठीक है, वर्ण कर्मानुसार, इतिहास वर्ण कर्मानुसार लिखा गया। तो गारसादत्त तासी ने इतिहास को वर्ण कर्मानुसार लिखा। इनका अच्छी बात है कि हिंदी तथा उर्दू के लगभग, इनकी अच्छी बात है कि हिंदी तथा उर्दू के लगभग 300 कवियों को शामिल किया गया। इनकी अच्छी बात क्या है कि इन्होंने हिंदी तथा उर्दू के लगभग 300 कवियों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है साहित्येतर विधाएं भी शामिल किया गया और साहित्येतर विधाएं भी शामिल किया गया। गारसादत्त तासी के कहा जाता है कि गारसादत्त तासी के ऊपर ऐसा आरोप है कि धार्मिक विभेदीकरण की समस्या इन पर हावी थे, ज़्यादा उर्दू को प्रमोट किया तथा इनके तथ्य भी अप्रामाणिक माने जाते हैं। फिर दूसरा नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन। तो मौलवी करीमुद्दीन की पुस्तक का नाम है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तो इनकी पुस्तक का नाम है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। इन्होंने भी, इसमें इतिहास काल कर्मानुसार है। तो हिंदी की कविताओं का विस्तार से वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। हिंदी की कविताओं का विस्तार से वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक तज़किरा ई शुअराई हिंदी में किया है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं मौलवी करीमुद्दीन के बाद तीसरे नंबर पे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन में पहला पॉइंट है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रचना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रचना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रचना की। इनके पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर
ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। फिर अगला पॉइंट है इनमें, इनका प्रमाणिक तथ्य, फ्रोट नोट्स में प्रमाणिकता बताई गई है, फ्रोट नोट्स में प्रामाणिकता बताई गई है। काल विभाजन अगर देखें तो 11 काल का निर्धारण इन्होंने किया है, इन्होंने 11 काल का निर्धारण किया है और इनका काल विभाजन बहुत ही यादृच्छिक किस्म का है, यानी रैंडम किस्म का है। तो इनका काल विभाजन 11 काल का निर्धारण किया है और इनका काल विभाजन बहुत ही रैंडम किस्म का है। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण की बात करें, नामकरण, तो इनका नामकरण, इन्होंने कहा नामकरण जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। पहला नंबर नामकरण में इन्होंने कहा, पहला नंबर संक्षिप्त होना चाहिए और दूसरा नंबर काल की जानकारी। तो काल की जानकारी में पहला पॉइंट है केंद्रीय साहित्यिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, केंद्रीय साहित्यिक प्रवृत्ति। दूसरा है निर्विशेष नामकरण, निर्विशेष नामकरण। और तीसरा है साहित्यतर नहीं, मतलब साहित्यतर नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं, साहित्यतर आमतौर पर ऐसा नहीं। नामकरण में ग्रियर्सन ने नामकरण साहित्यतर आधार पर कालों का नाम रखा है, ग्रियर्सन ने नामकरण साहित्यतर आधार पर कालों का नाम रखा है। ठीक है, काल की जानकारी 3 आधार पर हो सकती है, एक केंद्रीय साहित्यिक प्रवृत्ति हो सकती है, एक निर्विशेष नामकरण हो सकता है, एक साहित्यतर। तो ग्रियर्सन ने नामकरण साहित्यतर आधार पर कालों का नाम रखा है। ठीक, चौथा पॉइंट, इसमें जो अगला पॉइंट है इनके इतिहास बोध, जॉर्ज ग्रियर्सन में अगला पॉइंट है इतिहास बोध। इतिहास बोध में पहला है काल कर्मानुसार, दूसरा है भाषाओं को अलग किया, भाषाओं को अलग किया यानी उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी, इन सबको अलग अलग किया। तीसरा पॉइंट है ईसाइयत का असर बहुत ज़्यादा है, ईसाइयत का असर बहुत ज़्यादा है, जिसमें नाम है विद्यापति बिहारी, विद्यापति बिहारी। अब चौथे नंबर पे अगले आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 लोगों का नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव, श्याम, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, इन्हें ही मिश्र बंधु कहा जाता है। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। तो मिश्र बंधु ने 5000 कवियों का परिचय या जीवनी लिखा, 5000 कवियों का परिचय या जीवनी लिखा। इनकी प्रामाणिकता बेहतर है, इनकी प्रामाणिकता बेहतर है। इन्होंने काल विभाजन मुख्यतः 5 है, इन्होंने काल विभाजन को मुख्यतः 5, काल विभाजन मुख्यतः 5 है इन्होंने कहा, और उपखंड मिलाकर 8 मान सकते हैं। इन्होंने काल विभाजन मुख्यतः 5 माना है और उपखंड मिलाकर 8 मान सकते हैं। इनका नामकरण जो इन्होंने नामकरण किया वो बेहतर है, नामकरण बेहतर है। इतिहास बोध में पहला पॉइंट है रस दृष्टि और दूसरा है तुलनात्मक समीक्षा। पहला पॉइंट है रस दृष्टि, दूसरा है तुलनात्मक समीक्षा इन्होंने किया है। अगला पॉइंट है प्रामाणिकता ग्रंथ के रूप में पहचान, विश्लेषणात्मक ग्रंथ के रूप में पहचान नहीं। इनका जो है मिश्र बंधु ने प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पहचान, विश्लेषणात्मक ग्रंथ के रूप में पहचान नहीं। प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पहचान, विश्लेषणात्मक ग्रंथ के रूप में पहचान नहीं। ठीक, अगर हम बात करें आदिकाल, देखो 4 काल होते हैं, 4 काल नहीं और भी काल होते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद फिर आधुनिक काल आ जाता है, उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी, ये सब आते हैं। तो आदिकाल को आरंभिक काल बोला जाता है, आरंभिक काल। भक्तिकाल को माध्यमिक कहते हैं। रीतकाल अलंकृत काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग जो है ये परिवर्तन युग था, उसके बाद फिर वर्तमान युग आ जाता है। अब हम देखते हैं आचार्य शुक्ल। अब आचार्य शुक्ल का नाम आता है, तो आचार्य शुक्ल के बारे में चलिए हम कुछ जानते हैं। आचार्य शुक्ल के अगर हम परिचय की बात करें, पहला पॉइंट है परिचय। तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, अब इनका 1929 ईस्वी में क्या था ये नहीं पता है। अगला पॉइंट है परिचय में हिंदी शब्द सागर,
नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने लिखा, उस भूमिका का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने लिखी, उस भूमिका का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने लिखा, उस भूमिका का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। परिचय के बाद अगला पॉइंट है इतिहास बोध। इतिहास बोध में कहते हैं, इतिहास बोध का मतलब कौन सा मिजाज है, कौम का मिजाज, साहित्य जो है वो कौम का मिजाज, इतिहास बोध में उन्होंने कहा कौम का मिजाज। तो इतिहास बोध में पहला पॉइंट है साहित्य। साहित्य ये कहते हैं कि साहित्य जो है वो जनता की चित्त वृत्तियों को का संचित प्रतिबिंब होना चाहिए। साहित्य जो है जनता की कौम का मिजाज जो होगा वही वहाँ के साहित्य में नजर आएगा। इन्होंने कहा कि जो साहित्य है वो जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होना चाहिए। चित्त मतलब हृदय, वृत्ति मतलब टेंडेंसी। तो इन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कहा कि जनता की कौम का मिजाज जो होगा वही वहाँ के साहित्य में नजर आएगा। जनता की कौम का मिजाज जो होगा वही वहाँ के साहित्य में नजर आएगा। और इतिहास बोध में अगला पॉइंट है, यानी दूसरा पॉइंट है, जनता की चित्त वृत्तियाँ बदली। अगर जनता की चित्त वृत्तियाँ बदली तो साहित्य बदली, जनता की चित्त वृत्तियाँ बदलेंगी तो साहित्य भी बदली। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, ये सभी जब चित्तवृत्तियाँ आई तो फिर राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक साहित्य भी आने लगे। यानी जब जनता की चित्तवृत्ति बदली, यानी राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक होने लगा, तो साहित्य भी राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक होने लगा। ठीक, जनता की सांप्रदायिक, धार्मिक, जनता की चित्तवृत्तियाँ साहित्य, जनता की चित्तवृत्तियाँ साहित्य। ठीक, समझ में आ गया। अगर जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलेंगी तो साहित्य बदलेंगी। तीसरा पॉइंट है इतिहास पद्धति। इतिहास पद्धति में है विधेयवाद, विधेयवाद या भाववाद या प्रत्यक्षवाद, यानी पॉजिटिविज्म यानी विधेयवाद या भाववाद या प्रत्यक्षवाद। तो इसको शुक्ल जी ने तेन से लिया। इसको शुक्ल जी ने किसको, विधेयवाद या भाववाद या प्रत्यक्षवाद जो कि इतिहास पद्धति में आता है, इसको शुक्ल जी ने तेन से लिया, तेन से लिया। इसके अनुसार इतिहास की व्याख्या 3 आधार पर करें। इसके अनुसार इतिहास की व्याख्या 3 आधार पर करें। पहला है जाति यानी रेस, दूसरा है वातावरण यानी माइलिन, और तीसरा है क्षण। पहला है जाति, वातावरण, क्षण। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। यानी पहला जाति यानी रेस, दूसरा वातावरण यानी माइलिन, तीसरा क्षण यानी मूवमेंट। तो विधेयवाद या भाववाद या प्रत्यक्षवाद में इसको शुक्ल जी ने तेन से लिया। इसके अनुसार इतिहास की व्याख्या 3 आधार पर करें, जाति, वातावरण और क्षण। विधेयवाद अपने आसपास की स्थिति को आधार बनाकर व्याख्या करना। विधेयवाद या भाववाद या प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है अपने आसपास की स्थिति को आधार बनाकर व्याख्या करना। अपने आसपास की स्थिति को आधार बनाकर व्याख्या करना। अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट शुक्ल जी में, काल विभाजन और नामकरण। तो शुक्ल जी ने इतिहास साहित्य का काल विभाजन कैसे किया और उसका नामकरण क्या रखा, तो चलिए देखते हैं। 1050 से 1375 संवत, 1050 से 1375 संवत को वीर गाथा काल या बाद में आदिकाल कहा गया। तो काल विभाजन और नामकरण में 1050 से 1375 संवत को वीर गाथा काल या बाद में आदिकाल कहा गया। 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत को भक्तिकाल या जिसे पूर्व मध्यकाल कहा गया।
1375 से 1700 विक्रमी संवत को भक्तिकाल कहा गया और बाद में पूर्व मध्यकाल कहा गया। 1700 से 1900 विक्रमी संवत को रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रमी संवत को रीतिकाल, जिसे बाद में उत्तर मध्यकाल कहा गया। फिर 1900 से अब तक विक्रमी संवत जो है, 1900 से अब तक विक्रमी संवत जो है उसे आधुनिक काल कहा गया। तो ये जो नाम रखा गया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। उसके बाद 5वां नंबर आता है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य विशेषताओं में रस की लोक मंगलवादी धारणा। रस की लोक मंगलवादी धारणा। ठीक, अब खत्म होता है। अब आ जाता है अप्रतित्व दोष। क्या है अप्रतित्व दोष? का मतलब है अनावश्यक रूप से पारिभाषिक शब्दों का उपयोग। अप्रतित्व दोष का मतलब है अनावश्यक रूप से पारिभाषिक शब्दों का उपयोग। अनावश्यक रूप से पारिभाषिक शब्दों का उपयोग जो होता है उसे अप्रतित्व दोष कहते हैं। तो इसी के साथ क्लास नंबर 60 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 61। शुक्ल जी की सीमाएं। शुक्ल जी की सीमाओं में पहला पॉइंट है शुक्ल जी परंपरा पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना ध्यान इतिहास लेखन में होना चाहिए। शुक्ल जी परंपरा पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना ध्यान इतिहास लेखन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शुक्ल जी रचनाकार के व्यक्तित्व पर भी ध्यान नहीं दे पाए। शुक्ल जी रचनाकार के व्यक्तित्व पर भी ध्यान नहीं दे पाए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा पर ध्यान दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा पर ध्यान दिया जो कि आचार्य शुक्ल जी नहीं दे पाए थे। उसी प्रकार जिस प्रकार तेन के दृष्टिकोण का खंडन हडसन ने किया था। उसी प्रकार जिस प्रकार तेन के दृष्टिकोण का खंडन हडसन ने किया था। तीसरा पॉइंट है शुक्ल जी प्रबंध काव्य लिखते थे और मुक्तक काव्य से न्याय नहीं कर पाए। इसके अलावा शुक्ल जी छायावाद, कहानी, उपन्यास, नाटक से भी न्याय नहीं कर पाए। शुक्ल जी सगुण काव्य को प्रमोट किया। बाकी सभी मुक्तक काव्य जैसे कबीर बाकी सभी मुक्तक काव्य के जैसे कबीर सिद्धनाथ परंपरा निर्गुण के रहस्यवाद और प्रतीकवाद विरोध में थे। शुक्ल जी सगुण काव्य को प्रमोट किया, बाकी सभी मुक्तक काव्य के विरोध में थे जैसे कबीर, सिद्धनाथ परंपरा, निर्गुण के रहस्यवाद और प्रतीकवाद। अब हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सबसे पहले है परिचय। तो परिचय में इनकी 3 पुस्तकें हैं। 3 पुस्तकों में पहला पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरे पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। तथा तीसरे पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। हिंदी साहित्य के उद्भव व विकास। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय में 3 पुस्तकें का नाम आता है। पहला पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के में अगला पॉइंट है ये परंपरावादी दृष्टिकोण वाले थे। ये परंपरावादी दृष्टिकोण वाले थे। पश्चिम में जो काम हडसन ने किया वही काम भारत में द्विवेदी जी ने किया। ये परंपरावादी दृष्टिकोण वाले थे। पश्चिम में जो काम हडसन ने किया वही काम भारत में द्विवेदी जी ने किया। 2 शब्द हम देख लेते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है जुड़ी चीज़ों को अलग अलग करके देखना। विश्लेषण का मतलब होता है जुड़ी चीज़ों को अलग अलग करके देखना। जबकि संश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को जोड़कर देखो। अलग अलग चीज़ों को जोड़कर देखना, ये संश्लेषण है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्रतावादी
और समाजशास्त्रीय या मानवतावादी दृष्टिकोण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्रतावादी और समाजशास्त्रीय या मानवतावादी दृष्टिकोण है। अगला पॉइंट देखें कि इन्होंने काल विभाजन और नामकरण कैसे किया। तो इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी को आदिकाल कहा, 1000 से 1400 ईस्वी को आदिकाल कहा, 1400 से 1700 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल कहा, 1400 से 1700 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल कहा, 1700 से 1900 ईस्वी को उत्तर मध्यकाल कहा, 1700 से 1900 ईस्वी को उत्तर मध्यकाल कहा और 1900 से आज तक को आधुनिक काल कहा। ठीक। अब 3 युद्ध जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी में है, 3 युद्ध है शुक्ल जी और द्विवेदी जी में। पहला है सिद्धनाथ परंपरा, सिद्धनाथ परंपरा को लेकर पहला युद्ध है शुक्ल जी और द्विवेदी जी में। दूसरा है भक्ति आंदोलन और तीसरा है कबीर को लेकर। सिद्धनाथ परंपरा, भक्ति आंदोलन और कबीर को लेकर शुक्ल जी और द्विवेदी जी में युद्ध हैं। अब हम देखते हैं आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी पुस्तक का नाम है। यह किताब अच्छा क्यों है, इस किताब को अच्छा क्यों कहा जाता है। यहाँ संवेदना का मतलब जो है, जैसे मैंने कहा ना, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो संवेदना का मतलब है चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति, संवेदना का मतलब चित्तवृत्ति से है। और विकास का मतलब है कि परंपरा की गूंज सुनाई पड़ती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में परंपरा की गूंज सुनाई पड़ती है। यह किताब अच्छा क्यों है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, क्योंकि इसमें शुक्ल जी यानी डबल शुक्ल जी और द्विवेदी जी को मिलाकर चतुर्वेदी जी बनते हैं। मतलब शुक्ल जी का डबल और द्विवेदी जी को मिलाकर चतुर्वेदी जी बनते हैं, यानी शुक्ल द्विवेदी को मिला दिया तब चतुर्वेदी जी बने। तो इसलिए इनकी किताब को अच्छा माना जाता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास को अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्ल जी और द्विवेदी को मिला दिया, क्योंकि इन्होंने शुक्ल जी और द्विवेदी जी को मिला दिया। मतलब शुक्ल जी ने जो कहा और द्विवेदी जी ने जो कहा, इन दोनों को आपस में मिला दिया, तब वो आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहलाए। मतलब उन्होंने इन दोनों को मिक्स करके फिर लिखा, इसलिए इस किताब को बेहतर माना जाता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें, काल विभाजन या नामकरण सामान्यतः शुक्ल जी का ही ले लिया है। इन्होंने काल विभाजन या नामकरण सामान्यतः शुक्ल जी का ही ले लिया है। अगला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रसंगों में उन्होंने शुक्ल जी की व्याख्या को स्वीकार किया है। सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रसंगों में उन्होंने शुक्ल जी की व्याख्या को स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है विधाओं के अंतर। तो उन्होंने उर्दू और हिंदी विधा में अंतर किया है, जैसे बिहारी और गालिब को लेकर। विधाओं में अंतर में अज्ञेय का नाम आता है, जैसे शेखर एक जीवनी और कविता, शेखर एक जीवनी और कविता को लेकर। अगला पॉइंट है, इन्हें व्यास सम्मान मिला है। आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है। अब हम देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा में पहला पॉइंट है ये मार्क्सवादी विचारक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी विचारक हैं। अगला पॉइंट है इनकी पुस्तक। तो इनकी पुस्तक 2 पुस्तकें हैं। पहले पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य साधना और अगले पुस्तक का नाम है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग एक पुस्तक है, निराला की साहित्य साधना एक और पुस्तक है। निराला की साहित्य साधना और प्रेमचंद और उनका युग इनकी पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के आलोक में साहित्य की व्याख्या करना।
अर्थव्यवस्था के आलोक में साहित्य की व्याख्या करना। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अर्थव्यवस्था के आलोक में साहित्य की व्याख्या किया है। अर्थव्यवस्था में तुलसीदास जी भी आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी मतलब व्याख्या किया है। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक शास्त्र है संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक पुस्तक है संपत्ति शास्त्र। तो इन्होंने भी अर्थव्यवस्था के आलोक में साहित्य की व्याख्या की है। तो अर्थव्यवस्था के आलोक में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने तो साहित्य की व्याख्या की ही है, साथ में तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और भारतेंदु का नाम भी आ जाता है। अगला पॉइंट है हिंदी जाति की धारणा। हिंदी जाति की धारणा में पॉइंट है जातीयता, भाषाई जातीयता, आत्मविश्वास का अभाव। जातीयता, भाषाई जातीयता, आत्मविश्वास का अभाव। अगला पॉइंट है धारा। तो इन्होंने दो धारा बताई, एक रीतिवादी धारा, एक लोक जागरणवादी धारा। रीतिवादी धारा, लोक जागरणवादी धारा। रीतिवादी धारा में इन्होंने कहा ये समाज निरपेक्ष व्यक्ति। रीतिवादी धारा में समाज निरपेक्ष व्यक्ति था और इसे ही रीतिकाल कहा। रीतिवादी धारा को ही रीतिकाल कहा और लोक जागरणवादी धारा को ही भक्तकाल कह सकते हैं। अगला पॉइंट है आधुनिकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा में ही अगला पॉइंट है आधुनिकता। आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकता कहते हैं यूरोप से आई। यूरोप में 19वीं शताब्दी में डेकार्ट और न्यूटन दो व्यक्ति का नाम आता है। यानी भारत में भक्ति काल को भी आधुनिक काल माना जाना चाहिए। भारत में भक्ति काल को भी आधुनिक काल माना जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भारत में भक्ति काल को भी आधुनिक माना जाना चाहिए। आधुनिकता को इन्होंने कहा कि आधुनिकता जो है वो यूरोप में 19वीं सदी में डेकार्ट और न्यूटन के समय से कहा जाता है या माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या। सबसे पहले इसका अप्रोच देखते हैं कि इसमें क्या कैसे लिखेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या में पहला अप्रोच है क्या है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या क्या है और क्यों है। अगला पॉइंट है शुरू में तो हुआ ही नहीं। शुरू में तो हुआ ही नहीं काल विभाजन मतलब। अगला पॉइंट है किया पर ठीक से नहीं किया। किया पर ठीक से नहीं किया। अगला पॉइंट है शुक्ल द्विवेदी, मतलब अगला पॉइंट है शुक्ल और द्विवेदी जी ने काल विभाजन मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा। तो शुक्ल जी और द्विवेदी जी ने काल विभाजन 4 प्रकार से किया। उसके बाद आता है इसी में अगला पॉइंट है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समस्या है कविता और गद्य को लेकर। कविता और गद्य को लेकर तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या में 5 अप्रोच हैं। पहला है क्या है क्यों है। दूसरा है शुरू में तो हुआ ही नहीं। तीसरा है किया पर ठीक से नहीं किया। चौथा है शुक्ल द्विवेदी जी ने काल विभाजन 4 प्रकार से किया। और 5वां है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में समस्या है कविता और गद्य को लेकर। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या और समाधान। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या और समाधान, तो इसका भी हम अप्रोच देखेंगे। अप्रोच में सबसे पहले क्या है क्यों है, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या और समाधान क्या है और क्यों है। दूसरा अप्रोच है शुरू में तो हुआ ही नहीं। तीसरा अप्रोच है किया पर ठीक से नहीं किया। इसमें कह सकते हैं थोड़ा ठीक से मिश्र बंधु ने किया। थोड़ा ठीक से मिश्र बंधु ने किया। अगला अप्रोच है यानी चौथा अप्रोच है शुक्ल द्विवेदी जी ने 4 नामकरण किया, यानी 4 प्रकार का काल विभाजन किया और उसका नामकरण किया। 5वां पॉइंट है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में वही समस्या है कविता गद्य। तो कविता हम ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे, कविता के बारे में लिखेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या और समाधान में 5 अप्रोच है। पहला है क्या क्यों। दूसरा है शुरू में तो हुआ ही नहीं। तीसरा है किया पर ठीक से नहीं किया, इसमें लिख देंगे थोड़ा ठीक से मिश्र बंधु ने किया। चौथा अप्रोच है शुक्ल द्विवेदी जी ने 4 प्रकार से काल विभाजन किया। और 5वां है आधुनिक काल,
और उसमें समस्या में कविता की समस्या को ज़्यादा लिखेंगे, गद्य का नहीं। तो इस तरीके से क्लास नंबर 61 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 62 इतिहास बोध। तो इतिहास बोध का हम अप्रोच देखेंगे। तो इतिहास बोध के अप्रोच में है क्या है इतिहास बोध क्या है, पहला अप्रोच। दूसरा है क्यों चाहिए। तीसरा है आरंभ में तो था ही नहीं। तो इसे दो भागों में बांटें, अनौपचारिक औपचारिक। चौथा अप्रोच है ग्रेसन या मिश्र बंधु। इतिहास को लेकर मैच्योरिटी नहीं, इन्होंने कहा कि इतिहास को लेकर मैच्योरिटी नहीं, ग्रेसन या मिश्र बंधु में इतिहास को लेकर मैच्योरिटी नहीं। पांचवा है परिपक्वता। परिपक्वता में शुक्ल जी, द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम आएगा। परिपक्वता में शुक्ल जी, द्विवेदी, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आएगा। उसके बाद इतिहास बोध में अगला यानी छठा अप्रोच है नए नज़रिए। नए नज़रिया में आ जाएगा स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। ठीक, अब हम देखते हैं एक शब्द आता है स्पेकुलेटिव हिस्ट्री। स्पेकुलेटिव हिस्ट्री इसका मतलब है इतिहास में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ ये हम जानते हैं या हम जानते हैं पर वैसा नहीं हुआ। स्पेकुलेटिव हिस्ट्री में आता है क्या, इतिहास में क्या हुआ। तो इतिहास में क्या हुआ ये हम जानते हैं पर वैसा नहीं हुआ। होता तो इतिहास कैसा होता, पर वैसा नहीं हुआ होता तो इतिहास कैसा होता। ठीक, एक व्यक्ति का नाम आता है, व्यक्ति हैं नीलाभ अस्क। इन्होंने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ अस्क का नाम आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा। नीलाभ अस्क एक नया प्रयास, वार्ताओं को आधार बनाकर इतिहास की व्याख्या की। नीलाभ अस्क ने एक नया प्रयास किया। इन्होंने वार्ताओं को आधार बनाकर इतिहास की व्याख्या किया है। अब एक क्वेश्चन है, क्या साहित्य का इतिहास पुनः लिखना चाहिए? कारण। तो कारण में पहला पॉइंट है नए या प्राथमिक तथ्यों की उपलब्धता बढ़ रही है। नए या प्रामाणिक तथ्यों की उपलब्धता बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है नया इतिहास बोध, दलित विमर्श, महिला विमर्श आदि का जिक्र करें। तीसरा पॉइंट है लंबा कालखंड गुजर गया है, यानी नए तथ्य शामिल करना चाहिए। निरंतर नए इतिहास आ रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभ का निर्धारण। हिंदी साहित्य के आरंभ के निर्धारण में इसके उत्तर में पहला पॉइंट है बुनियादी प्रश्न यह है कि हिंदी भाषा की शुरुआत कब हुई। दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा की शुरुआत 7वीं सदी से, यानी प्राकृताभास हिंदी। शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी भाषा की शुरुआत 7वीं सदी से हुआ। 7वीं सदी में प्राकृताभास हिंदी था, यानी वहीं से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। दूसरे पॉइंट में ही अगला पॉइंट है अगर यहीं से हिंदी की शुरुआत मानते हैं तो सिद्धनाथ जैन साहित्य हिंदी साहित्य है। अगर यहीं से हिंदी की शुरुआत मानते हैं तो सिद्धनाथ जैन साहित्य हिंदी साहित्य है। अगला पॉइंट है शुक्ल जी सिद्धनाथ जैन को साहित्य नहीं मानते, पर भाषा हिंदी मानते हैं। शुक्ल जी सिद्धनाथ जैन साहित्य को देखिए, शुक्ल जी सिद्धनाथ जैन को साहित्य नहीं मानते,
भाषा हिंदी मानते हैं। पर द्विवेदी जी इसे साहित्य मानते हैं पर हिंदी का नहीं। द्विवेदी जी इसे साहित्य मानते हैं पर हिंदी का नहीं, जबकि शुक्ल जी इसे साहित्य नहीं मानते पर भाषा हिंदी मानते हैं। अगला पॉइंट है राहुल सांस्कृतायन, नगेंद्र, मिश्र बंधु, शिव सिंह ग्रियर्सन का नाम है। तीसरा पॉइंट है हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से हुई। इस समय परिनिष्ठ अपभ्रंश भाषा थी। हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से हुई। इस समय परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा थी। तो शुक्ल जी मानते हैं, शुक्ल जी के अनुसार ये मानते थे कि हिंदी की शुरुआत 7वीं में तो हो गई थी। ये मानते थे कि हिंदी की शुरुआत 7वीं में तो हो गई थी। हिंदी के कायदे के साहित्य 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू हुई। शुक्ल जी मानते थे कि हिंदी की शुरुआत 7वीं में तो हो गई थी, 7वीं सदी में तो हो गई थी, लेकिन हिंदी के कायदे के साहित्य 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू हुई। द्विवेदी जी के अनुसार द्विवेदी जी मानते थे कि हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। द्विवेदी जी हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। चौथा पॉइंट है हिंदी की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, यानी अवहट्ट पुरानी हिंदी। हिंदी की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, यानी अवहट्ट पुरानी हिंदी से। तो इसको कौन कौन मानते हैं? इसको गणपति चंद्र गुप्त और हरिश्चंद्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और हरिश्चंद्र वर्मा जी मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त और हरिश्चंद्र वर्मा जी मानते हैं कि हिंदी की शुरुआत 12वीं सदी से हुई, अर्थात अवहट्ट पुरानी हिंदी से हुई। पांचवा पॉइंट है हिंदी की शुरुआत 14वीं सदी से। तो हिंदी की शुरुआत 14वीं सदी से मानने वाले में हैं सुनीति और नामवर। सुनीति और नामवर जो हैं ये हिंदी की शुरुआत 14वीं सदी से मानते हैं। अब एक और प्रश्न है, एक और क्वेश्चन है, यदि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता, तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है यद्यपि परंपरा बहुत समृद्ध है, किंतु किसी भी परंपरा में नवाचार करने की गुंजाइश तो होती ही है। यदि मुझे वर्तमान में साहित्य इतिहास के लेखन का अवसर मिले तो मैं निम्नलिखित बातें जोड़ना चाहूँगा। फिर से पढ़ूंगा। यद्यपि परंपरा बहुत समृद्ध है, किंतु किसी भी परंपरा में नवाचार करने की गुंजाइश तो होती ही है। यदि मुझे वर्तमान में साहित्य इतिहास के लेखन का अवसर मिले तो मैं निम्नलिखित बातें जोड़ना चाहूँगा, जिसमें का पॉइंट है इतिहास बोध के स्तर पर कोशिश करता कि विधेयवाद, परंपरावाद और समाजवाद के नज़रियों में संतुलन स्थापित हो और कुछ नए समकालीन नज़रिए स्त्री विमर्श, आदिवासी, दलित विमर्श, दिव्यांग विमर्श, पर्यावरणीय विमर्श आदि भी शामिल हो सके। खा पॉइंट है हिंदी फिल्मों को भी साहित्य का अंश मानते हुए हर युग के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता। हिंदी फिल्मों को भी साहित्य का अंश मानते हुए हर युग के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता। गा पॉइंट है दक्षिण भारत या गैर हिंदी क्षेत्रों के हिंदी साहित्यकारों को पर्याप्त महत्व देता जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। दक्षिण भारत या गैर हिंदी क्षेत्रों के हिंदी साहित्यकारों को पर्याप्त महत्व देता जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। जैसे आंध्र प्रदेश में श्री अरिगपुड़ी रमेश चौधरी, उनके उपन्यास का नाम है भूले भटके और दूर के ढोल। तो इनका उपन्यास है। तो आंध्र प्रदेश के जैसे श्री अरिगपुड़ी
रमेश चौधरी। इनके उपन्यास का नाम है भूले भटके और दूर के ढोल। भूले भटके दूर के ढोल, तो ये उपन्यास है इनका। दूसरा नाम है आंध्र प्रदेश के ही हैं श्री बालझौरी रेड्डी। श्री बालझौरी रेड्डी, श्री बालझौरी रेड्डी। इनके पुस्तक का नाम है जिंदगी की राह, बैरिस्टर। जिंदगी की राह और बैरिस्टर, जिंदगी की राह, बैरिस्टर। इनकी दो पुस्तक कौन कौन से, जिंदगी की राह और बैरिस्टर। तो आंध्र प्रदेश में दो लोगों का नाम है श्री अरिगपुड़ी रमेश चौधरी, जिनके उपन्यास का नाम है भूले भटके और दूर के ढोल। दूसरा नाम है श्री बालझौरी रेड्डी, जिनकी पुस्तक का नाम है यानी विधा का नाम है जिंदगी की राह और बैरिस्टर। उसके बाद है केरल। केरल में नाम है डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर। डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर, डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर। युग संगम, इनकी कविता संग्रह का नाम है युग संगम। तो डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर जो कि केरल के हैं, इनके कविता संग्रह का नाम है युग संगम। दूसरा नाम है डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर। डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर, डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर। इनका निबंध संग्रह का नाम है शहर सो रहा है। इनके निबंध संग्रह का नाम है शहर सो रहा है, शहर सो रहा है। ये डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर का निबंध संग्रह है। तो केरल में भी दो नाम हैं, डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर, जिनके कविता संग्रह का नाम युग संगम है, और दूसरा है डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर, जिनके निबंध संग्रह का नाम है शहर सो रहा है। तीसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नाम है दौरी राजन और दौरे स्वामी। दौरी राजन और दौरे स्वामी। फिर अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में नाम है डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति प्रेम शंकर प्रेमी। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति प्रेम शंकर प्रेमी। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति प्रेम शंकर प्रेमी। घ नंबर पॉइंट है भारत के बाहर लिखा गया हिंदी का साहित्य भी सम्मानपूर्वक शामिल करता। भारत के बाहर लिखा गया हिंदी का साहित्य भी सम्मानपूर्वक शामिल करता, जिसमें पॉइंट है मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, सूरीनाम, गुयाना। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, सूरीनाम, गुयाना। अगला पॉइंट है विकसित देशों में रोजगार के लिए गए कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका। कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका। अगला पॉइंट है दुनिया में लगभग 130 देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग। दुनिया में लगभग 130 देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, जिसमें मॉरिशस में है अभिमन्यु अनंत बेनी माधव। अभिमन्यु अनंत बेनी माधव, ये मॉरिशस में है। जापान में है तोमियो मिज़कामी। जापान में तोमियो मिज़कामी विश्वविद्यालय है, जिसमें हिंदी विभाग है। अंगा नंबर पॉइंट है सोशल मीडिया पर जो नया साहित्य लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो नया साहित्य लिखा जा रहा है उसे भी शामिल करता। इसमें नाम है सायक आलोक, सुशोभित सक्तावत जो कि गद्य में है, बाबूसा कोहली। और 4 नंबर पॉइंट है समकालीन साहित्यों को भी शामिल करता। दूसरा पॉइंट है किन कमियों से बचता। इसमें का पॉइंट है एक आयामी इतिहास बोध से यथावत संभव बचता। एक आयामी इतिहास बोध से यथासंभव बचता। एक आयामी इतिहास बोध से यथासंभव बचता। खा पॉइंट है जो तथ्य पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है उनसे निकलने वाले निष्कर्षों को
केवल संभावित निष्कर्ष के रूप में अलग वर्ग में रखता। जो तथ्य पूर्णतः प्रासंगिक नहीं हैं, उनसे निकलने वाले निष्कर्षों को केवल संभावित निष्कर्ष के रूप में अलग वर्ग में रखता। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में सबसे पहले हम इसका संभावित प्रश्न देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में वर्ग का है धार्मिक साहित्य, वर्ग का है धार्मिक साहित्य, जिसमें पहला प्रश्न है सिद्ध साहित्य टिप्पणी, सिद्ध साहित्य टिप्पणी 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है नाथ साहित्य 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है सिद्धनाथ में तुलना 3 स्टार। चौथा प्रश्न है क्या सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य माना जाना चाहिए 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है जैन साहित्य 1 स्टार। छठा प्रश्न है हेमचंद्र या प्राकृत की पाणिनि 2 स्टार। वर्ग खा है रासो साहित्य, रासो साहित्य, जिसमें पहला प्रश्न है रासो काव्य धारा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें 4 स्टार। दूसरा प्रश्न है रासो काव्यों की प्रामाणिकता पर विचार करें 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है रासो शब्द का अर्थ टिप्पणी 1 स्टार। चौथा प्रश्न है डिंगल और पिंगल टिप्पणी 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है रासो काव्य की भाषा 2 स्टार। छठा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई टिप्पणी 3 स्टार। सातवां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की काव्यगत विशेषताओं पर विचार करें, पृथ्वीराज रासो की काव्यगत विशेषताओं पर विचार करें, क्या आप इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं 4 स्टार। आठवां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की महाकाव्यात्मक पर विचार करें, पृथ्वीराज रासो की महाकाव्यात्मक पर विचार करें 2 स्टार। नौवां प्रश्न है क्या पृथ्वीराज रासो की व्याख्या त्रासदी के रूप में की जा सकती है, अगर हाँ तो कैसे 3 स्टार। क्या पृथ्वीराज रासो की व्याख्या त्रासदी के रूप में की जा सकती है, अगर हाँ तो कैसे 3 स्टार। अब है वर्ग गा, वर्ग गा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में पहला प्रश्न है विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, विचार कीजिए। विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, विचार कीजिए 5 स्टार। दूसरा प्रश्न है कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है विद्यापति के कृष्ण, विद्यापति के कृष्ण 2 स्टार। चौथा प्रश्न है विद्यापति की राधा, विद्यापति की राधा 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषता, अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषता 3 स्टार। छठा प्रश्न है अमीर खुसरो के भाषाई प्रयोग, अमीर खुसरो के भाषाई प्रयोग विशेषता ब्रजभाषा और खड़ी बोली के संदर्भ में 4 स्टार। वर्ग घ है सामान्य प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर निबंध 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है आदिकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ नामकरण क्या हो सकता है, विभिन्न मतों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें 4 स्टार। तीसरा प्रश्न है आदिकाल की भाषा 2 स्टार। चौथा प्रश्न है आदिकाल और सामंती परिवेश 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है आदिकालीन साहित्य का सामाजिक सांस्कृतिक योगदान 2 स्टार। छठा प्रश्न है आदिकाल का गद्य साहित्य 1 स्टार।
तो इसी के साथ प्रश्न खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। तो आदिकाल का कालक्रम माना जाता है 700 से 1350, 700 से 1350, जो कि आचार्य हरिजय प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। अगर हम उनके अनुसार बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो उन्होंने 750 से 1300 ईस्वी के समय को आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से 750 से 1000 ईस्वी के समय को वीरगाथा काल के नाम से जाना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आदिकाल को 700 से 1350 ईस्वी तक मानते हैं, क्योंकि ऐसा हरिजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आदिकाल में 3 चीज़ें 3 भागों में बांटते हैं, 3 क्या 4 भागों में बांटेंगे। एक राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा दर्शन। तो इसमें हम सबसे पहले इसका वो अप्रोच देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर उस समय के राजनीतिक स्थितियों के बारे में देखें तो 647 ईस्वी में केंद्रीय शासन नहीं था। 647 ईस्वी में केंद्रीय शासन नहीं था। तोमर, परमार, चौहान आदि जातियों का उद्भव हो रहा था। तोमर, परमार, चौहान आदि जातियों का उद्भव हो रहा था। इस्लामी शासक आ रहे थे, इस्लामी शासक का आक्रमण हो रहा था। युद्ध हो रहे हैं, उस समय युद्ध हो रहे हैं स्त्री और ज़मीन के लिए। ज़मीन के लिए जो होता है उसे वीर मतलब कहते हैं। ज़मीन के लिए जो हो रहा है उसे वीर, और स्त्री के लिए मतलब श्रृंगार के लिए हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा कि मतलब इस समय युद्ध हो रहे हैं ज़मीन और स्त्री के लिए। ज़मीन के लिए यानी वीर है वो, स्त्री के लिए यानी श्रृंगार में है, तो इसलिए इसे वीरगाथा काल इसका नाम पड़ा। अगर सामाजिक स्थिति की बात करें उस समय के, तो उस समय सामंतवाद था, यानी राजा किसान के बीच जमींदार था। सामाजिक स्थिति में सामंतवाद था, यानी राजा किसान के बीच जमींदार था। उसके बाद कृषि प्रधान या ग्राम्य ढांचा अर्थव्यवस्था था। सामंतवाद के बाद फिर कृषि प्रधान या ग्राम्य ढांचा अर्थव्यवस्था आया। कृषि प्रधान या ग्राम्य ढांचा अर्थव्यवस्था था सामंतवाद का मतलब। सामंतवाद का मतलब राजा किसान के बीच जमींदार है, और सामंतवाद का मतलब है कि कृषि प्रधान या ग्राम्य ढांचा अर्थव्यवस्था है, यानी कृषि प्रधान या ग्राम्य ढांचा अर्थव्यवस्था है। यानी इसका मतलब है कि धर्म की भूमिका ज़्यादा है, यानी आडंबर की भूमिका ज़्यादा है। जाति के नाम पर भेदभाव हो रहे थे, जाति के नाम पर भेदभाव, स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहे थे। जाति के नाम पर भेदभाव, स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहे थे। अगर सांस्कृतिक हम बात करें तो सांस्कृतिक में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सांस्कृतिक में क्या हुआ, उस समय हिंदू मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दर्शन में अगर हम बात करें, तो दर्शन में काव्यशास्त्र जिसे आनंदवर्धन जी ने लिखा, तो काव्यशास्त्र के नाम से आनंदवर्धन जी ने लिखा, तो काव्यशास्त्र एक दर्शन है जिसे आनंदवर्धन जी ने लिखा। उसके बाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अभिनवगुप्त, मम्मट। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अभिनवगुप्त, मम्मट आदि के दर्शन का नाम आदिकाल में आता है। आदिकाल के साहित्य की बात करें तो आदिकाल का साहित्य गद्य साहित्य, ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल का साहित्य गद्य साहित्य था, मतलब आदिकाल का साहित्य गद्य साहित्य। आदिकाल के साहित्य को 2 भागों में बांटे, 2 भागों में नहीं और भी बांटेंगे, लेकिन पहला है इसमें आदिकाल के साहित्य में, पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आ जाता है बौद्ध, शैव, जैन और अन्य। बौद्ध, शैव, जैन और अन्य। बौद्ध में है सिद्ध साहित्य, बौद्ध को बोलते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में नाम आता है सरहपा का। बौद्ध धार्मिक साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं, जिसमें सरहपा का नाम आता है। शैव धार्मिक साहित्य को नाथ कहते हैं, नाथ परंपरा भी बोले जाते हैं। इसके प्रमुख हैं गोरखनाथ। और जैन धार्मिक साहित्य में 2 लोगों का नाम आता है, हेमचंद और स्वयंभू। उसके बाद आदिकाल के साहित्य में दूसरा है रासो काव्य। रासो काव्य में पहला है वीरता। रासो काव्य 3 प्रकार से थे, एक है वीरता, दूसरा श्रृंगार और तीसरा उपदेशात्मक रासो।
तो वीरता में नाम है पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई का नाम आता है। वीरता में पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई का नाम आता है। श्रृंगार में विसल देव रासो और संदेश रासक का नाम आता है। विसल देव रासो और संदेश रासक का नाम आता है। और उपदेशात्मक रासों में उपदेश रसायन रस, उपदेश रसायन रस यानी जैन साहित्य से लिंक करके इसमें पढ़ना है। तो उपदेशात्मक रासों का मतलब है उपदेश रसायन रस, जिसे जैन साहित्य से लिंक करके पढ़ना है। तीसरा है लौकिक या अन्य काव्य। लौकिक या अन्य काव्य, इसमें विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम आता है। विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम आता है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में है धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य का, बौद्ध का सिद्ध साहित्य है। उसके बाद रासो काव्य है। रासो काव्य में वीरता में पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई है। उसके बाद फिर लौकिक में या अन्य काव्य में विद्यापति और अमीर खुसरो हैं सिलेबस में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य 3 प्रकार से मुख्य हैं। एक है सिद्ध, एक है बौद्ध और एक है नाथ। सिद्ध, बौद्ध, नाथ। तो बौद्ध जो है वो बुद्ध हैं। बुद्ध की मृत्यु जो है, बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 परंपराएं विकसित हुई। एक है महायान, एक है हीनयान। तो जो महायान है उसे सहजयान भी बोला जाता है और जो हीनयान है उसे कठिनयान बोला जाता है। जो कठिनयान यानी हीनयान है यही बुद्ध के नज़दीक है, यही बुद्ध के नज़दीक है। इसे थेरवाद भी कहा जाता है, इसे थेरवाद भी कहा जाता है। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक महायान, एक हीनयान। महायान को सहजयान भी बोला जाता है और हीनयान को कठिनयान बोला जाता है। क्योंकि हीनयान बुद्ध के नज़दीक है इस वजह से इसे थेरवाद भी कहा जाता है। और महायान जो कि सहजयान है इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक है माध्यमिक शून्यवाद और दूसरा है योगाचारी विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद में नागार्जुन का नाम प्रमुख है। माध्यमिक शून्यवाद में नागार्जुन आते हैं। नागार्जुन के बाद व्रजयान, उन्हीं ने व्रजयान जो है वो वाम मार्गी है। नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद को व्रजयान यानी वाम मार्गी का नाम दिया, जो 2 प्रकार से विभाजित हुए, एक सिद्ध और एक भोगवाद। सिद्ध और भोगवाद। तो महायान यानी सहजयान 2 प्रकार से, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद में नागार्जुन का नाम आता है। नागार्जुन ने इसे व्रजयान यानी वाम मार्गी कहा। फिर इसे व्रजयान या वाम मार्गी को 2 चीज़ें इसमें आती हैं, एक है सिद्ध और एक है भोगवाद। योगाचार विज्ञानवाद में असंग या वसुबंधु का नाम आता है। असंग या वसुबंधु का नाम आता है। अव्यकृत, एक शब्द है अव्याकृत या अत्याकतानी प्रश्न। अव्याकृत या अत्याकतानी प्रश्न। अव्याकृत या अत्याकतानी प्रश्न। अव्याकृत या अत्याकतानी प्रश्न। इसका मतलब होता है जिसका उत्तर व्याकरण में न दिया जा सके, जिसका उत्तर व्याकरण में न दिया जा सकेगा। अव्याकृत या अत्याकतानी प्रश्न का मतलब होता है जिसका उत्तर व्याकरण में न दिया जा सकेगा। तो इसी के साथ क्लास नंबर 62 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है।